नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उपभोक्ता के संतुलन को। आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें किसी राक्षस की जान तोते में बसती थी। ठीक वैसे ही आपके इस चैप्टर की जान, उपभोक्ता संतुलन की जान, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें बसती है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि विभिन्न स्टेट बोर्डों में और सीबीएसई बोर्ड में ये आने वाला एक ऐसा प्रश्न है जो किसी भी साल छोड़ा नहीं जाता है। उपभोक्ता का संतुलन अलग अलग रूपों में पूछा ही जाता है। तो चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। अच्छा बच्चों, आपसे एक सीधा प्रश्न कि जब आपके पास 30 रुपए हो और आप दुकान में जाते हैं तो क्या उस पूरे 30 रुपए को आप सिर्फ एक ही वस्तु पे खर्च कर देते हैं? अक्सर बच्चों का जवाब होगा नहीं, अलग अलग वस्तुओं पे खर्च करते हैं। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं और उसे प्रूफ भी करेंगे इकोनॉमिक्स के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के साथ। और इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद आप जब भी कोई वस्तु को परचेज करेंगे या उसका उपयोग करेंगे, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि अब मैं हूँ संतुलन में, उपभोक्ता के संतुलन में। तो चलिए उपभोक्ता के संतुलन की शुरुआत करते हैं। उपभोक्ता के संतुलन के नियम का अगर आधार कहा जाए बच्चों तो वो है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम समसीमांत उपयोगिता का नियम और महान अर्थशास्त्री गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। इसमें हम यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे कि कब उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदने में संतुलन में आता है और कब उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को खरीदने में संतुलन में आता है। एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि समसीमांत उपयोगिता नियम यह बताता है कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता एक बिंदु पर आकर एक समान हो जाती है और यही चीज आधार बनाती है उपभोक्ता के संतुलन को। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने दो स्थितियां लिखी हैं, एक वस्तु की स्थिति में और दो वस्तु की स्थिति में। लेकिन बच्चों जो इसका मुख्य कीवर्ड है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो है MUX बराबर होता है MUM के। अब ये क्या है M और क्या है X? MUX का अर्थ होता है बच्चों एक वस्तु, कौन सी वस्तु? X वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता। और MUM का मतलब होता है बच्चों उस वस्तु के लिए जो आप कीमत चुकाते हैं। अगर वो वस्तु 2 रुपए की है तो 2 रुपए, अगर वो वस्तु 10 रुपए की है तो 10 रुपए। उस कीमत को चुकाने पर आपको जो उपयोगिता मिलती है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान से समझिए। एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और उस वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत से मिलने वाली उपयोगिता, जब दोनों का लेवल एक बराबर हो जाता है तभी मिलता है उपभोक्ता को संतुलन। अब चलिए मैं इसे प्रूफ भी करके दिखाती हूँ आपके सामने। आप देखते ही समझ जाएंगे कि किस तरह का व्यवहार आप एक वस्तु के संदर्भ में करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक वस्तु को। अगर आप अपनी पूरी धनराशि किसी एक वस्तु पे खर्च करना चाहते हैं तो आप कब आएंगे संतुलन में? आपके काम की चीज खरीदें, ठीक है, चलिए खरीदते हैं एक पेन। आप अमूमन 5 या 10 रुपए का एक पेन लेते हैं, कोई महंगा भी ले सकता है लेकिन जो जिस भी कीमत का ले। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि हम खरीदने वाले हैं एक पेन और उस पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपए। और इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो उपभोक्ता है उसको संतुलन किस स्थिति में मिलेगा। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे कहेंगे नहीं मैडम 20 रुपए का। चलिए ठीक, इसको मैं बढ़ा कर देती हूँ 20 रुपए। चलिए महंगा और स्टैंडर्ड पेन हम यूज करेंगे। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इस वस्तु को खरीदेंगे। तो
तो हम एक तरफ लिख लेते हैं इस वस्तु की सभी इकाई या हम जिसको कहें यूनिट को, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम इससे मिलने वाली उपयोगिता को, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी। और इसी के साथ हम जो इसकी कीमत देने वाले हैं, कीमत, उसको भी लिख लेते हैं। और यही कीमत जो आप देंगे बच्चों, वही कीमत होगी मुद्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। किताबों में इतना कठिन लिख देता है कि आपको लगता है पता नहीं ये क्या है, इतना कठिन क्यों है। आपको समझना है जो आप कीमत चुकाओगे वही होगी मुद्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। और इसके बाद हम संतुलन की स्थिति को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्थिति में आ जाता है। अब चलिए मैं पहला पेन खरीदने जा रही हूँ। ये रहा मेरा पहला पेन। और एक बात बताओ बच्चों, आप कब, जब दुकानदार कहता है कि इतने रुपए, तो आप बड़ी आसानी से देने को तैयार हो जाते हैं? आपने कभी सोचा है कि ऐसा आप क्यों करते हैं? जैसे आपको पसंद आया 20 रुपए का पेन और दुकानदार ने कहा कि इसकी कीमत है 20 रुपए। आप बहुत आराम से कह देते हैं बच्चों, हाँ ठीक है दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र में आपकी आवश्यकता के अनुसार वो 20 रुपए भी सस्ता है। आप उसको 40 रुपए देकर भी खरीद सकते थे, क्योंकि उससे मिलने वाली उपयोगिता आपके लिए कितने के बराबर थी? 40 के। तो 20 बोला तो आप खुश हो गए कि अरे वाह 20 रुपए में मिल गया, इससे उपयोगिता तो मेरे को 40 मिलने वाली है। हम ऐसा काउंट नहीं करते, लेकिन देते उसी कीमत को एक बार में है जिससे मिलने वाली उपयोगिता ज्यादा होती है। नहीं तो आप बताइए, एक सिंपल सी कोई और चीज को अगर मैं लूं और तब कोई कहे 20 रुपए, तो आप नहीं कहते हो भैया थोड़ा कम करो ना। क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाली उपयोगिता को आप उसकी कीमत से क्या आंक रहे हो? कम। अब कपड़े की दुकान पे देख लीजिए, 200 का कपड़ा दिखाया जाता है, आप लोग बोलते हैं भैया थोड़ा कम करो ना, क्योंकि आपको लगता है कि उस कपड़े से मिलने वाली उपयोगिता थोड़ी क्या होगी? कम। तो ठीक वैसे ही अगर उपयोगिता ज्यादा है आपकी नजर में, आप एक बार में उसको पैसे देने को तैयार हो जाओगे। तो यहाँ पे हम उस कंडीशन को ले रहे हैं कि हमने खरीदा एक पेन और हम ये मान कर चल रहे हैं बच्चों कि उससे मिलने वाली उपयोगिता कितनी है हमारे लिए? 40। लेकिन हम कितनी दे रहे हैं? 20। एक पेन खरीदे, बहुत खुश हुए। आप तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जानते हैं ना, कि जब हम पहली इकाई खरीदते हैं तो उनको सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है। तो हम बहुत खुश हुए, हमको संतुष्टि, हम मान के चल रहे हैं, कितनी मिली? 40। और उसकी कीमत कितनी थी बच्चों? 20। अब मैंने दूसरी इकाई खरीदी, तो पहले से ही था ना मेरे पास पेन, तो अब मेरे पास मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाएगी? थोड़ी घट जाएगी, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि पहले एकदम पेन नहीं था, अभी एक पेन है, तो इसीलिए उपयोगिता घट कर क्या हो गई? 35। लेकिन कीमत उसकी कितनी रही बच्चों? 20। अब मैं उस पेन की तीसरी इकाई खरीदने के लिए गई, तो अब मेरे लिए उसकी उपयोगिता, उसका महत्व और क्या हो जाएगा? कम। मान लेती हूँ हो गया 30। लेकिन कीमत मैंने कितनी दी बच्चों? सिर्फ 20। उसी तरह मैंने उसकी चौथी इकाई खरीदी, फिर उसकी उपयोगिता मेरे लिए कम हो गई। क्यों कम हो गई? याद है ना क्यों? क्योंकि वो तो मेरे पास पहले से था। अब मुझको कौन सी उपयोगिता मिल रही है? घटती हुई। हम जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग करते जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। तो ये घटकर हो गई 25। लेकिन मैंने कीमत कितनी दी बच्चों? 20। अब मैंने एक और पेन खरीदा और फिर उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी? कम हो गई 20। और यहाँ पर मैंने कीमत कितनी दी बच्चों? 20 रुपए ही दी। अगर मान लो कि मैं छठवीं इकाई खरीदती हूँ, वैसे तो मैं नहीं खरीदूंगी भाई, मेरे को उतनी उपयोगिता नहीं मिल रही है तो मैं नहीं खरीदूंगी, लेकिन मान लेते हैं कि अगर मैं छठवीं इकाई खरीदती हूँ तो उससे मिलने वाली उपयोगिता और क्या हो जाएगी बच्चों? कम। वो कितनी हो जाएगी? 15। लेकिन मुझे दाम कितना देना पड़ेगा? 20। चलिए अब हम निकालते हैं कि हम कब संतुलन की स्थिति में होंगे। और संतुलन की स्थिति को
एक वस्तु कंडीशन में निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? मिलने वाली उपयोगिता में से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को घटा देना। तो मिलने वाली उपयोगिता कितनी है? 40। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 20। कितना बचा? 20। ठीक, यानी मैं किस स्थिति में हूँ? अधिकतम संतुष्टि। दूसरी इकाई ली, कितनी है? 35। उसमें से मैंने फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता इसको घटा दिया। अब मुझे कितना मिल गया? 15। अभी भी मैं किस कंडीशन में हूँ? अधिकतम संतुष्टि। अब तीसरी इकाई जब मैंने ली तो ये 30 और उसमें से मैंने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को घटा दिया, आया 10। अभी भी मुझे उपयोगिता क्या मिल रही है? अधिक। फिर चौथी इकाई मैंने ली, वो है 25। उसमें से 20 को घटा दिया, उसकी कीमत को मुझे मिला 5। अभी भी मुझे उपयोगिता कैसी मिल रही है? अधिक। अब पांचवी इकाई पे आते हैं। यहाँ पर कीमत है 20 और मिलने वाली उपयोगिता है 20, इक्वल हो गया 0। अब मैं किस कंडीशन में आ गई? संतुलन नहीं चाहिए मुझे। बस यही कंडीशन, यही पांचवी इकाई किसको बताएगी बच्चों? ये बताएगी मेरे संतुलन को। अभी तक तो मैं खुश थी क्योंकि मुझे उपयोगिता ज्यादा मिल रही थी, मैं खरीदते जा रही थी, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आया जब सब कुछ क्या हो गया? बराबर। उपयोगिता भी और कीमत भी। तो उसके बराबर होने पर यहाँ पे क्या बन गया बच्चों? संतुलन। इसी को हम कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। अगर उसके बाद भी मैं इकाई खरीदूंगी तो मुझे मिल जाएगी ऋणात्मक उपयोगिता। कैसे? यहाँ हो गया 15, उससे मिलने वाली उपयोगिता ऋण 20, तो मेरे को मिली ऋण 5। कैसी उपयोगिता? निगेटिव यूटिलिटी, मतलब ऋणात्मक उपयोगिता। अब इसी चीज को आपको कोई कहे चित्र में दर्शाओ, तो ध्यान रखना, चित्र में दर्शाने के लिए बच्चों सिर्फ आपको लेना है वस्तु की इकाई को, और ये जो मैंने संतुलन या उपयोगिता का अंतर निकाला है, आपको सिर्फ लेना है इसको। बाकी इन दोनों को दर्शाने की जरूरत नहीं। आप चित्र के पैमाने वाली जगह पे लिख दीजिए कि वस्तु की कीमत कितनी है? 20 रुपए। कैसे करेंगे आप ये? चलिए इसको भी बता देती हूँ मैं। बहुत ही आसान है बच्चों, बस समीकरण और ये सब देखकर आपको घबराना नहीं है। चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है एक पेन बराबर 20 रुपए। अब मुझे ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं ले लूंगी OX अक्ष, यहाँ पे आ जाएगा OY अक्ष, लेकिन Y अक्ष लिखने से पहले मैं देख लूँ मुझे उपयोगिता को दर्शाना है ना। ठीक, कितनी इकाइयां हैं बच्चों? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख भी लेते हैं। और ये हमारा हो गया OY अक्ष। अब उस तालिका में बच्चों अधिकतम कहाँ से शुरू हुआ था? 20 से। न्यूनतम कहाँ तक गया था? ऋण 5 तक की कंडीशन में। ठीक, तो चलिए अब हम इसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक, मैं 5-5 के अंतर पे पैमाना ले रही हूँ। 10 15 20 25 30। इसे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, उपयोगिता जितनी थी उस हिसाब से। ये हो गया 35 और ये हो गया बच्चों 40 और ये मेरा OY। आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा छोटा करके बाहर कर लीजिएगा। अब एक एक करके चलते हैं बच्चों संतुलन को देखने के लिए। एक वस्तु, जब पहली वस्तु पहला पेन मैंने खरीदा था तो उपयोगिता मुझे कितनी मिली थी? 40। जब मैंने दूसरा पेन खरीदा तो उपयोगिता मुझे कितनी मिली? 35। जब मैंने तीसरा पेन खरीदा तो मुझे उपयोगिता कितनी मिली? इसकी सिधाई में 30। थोड़ा सा और आएगा ये इसकी सिधाई में यहाँ। और जब मैंने चौथा पेन खरीदा तो मुझे कितनी मिली? 25। और जब मैंने 5वां पेन खरीदा तो मुझे कितनी उपयोगिता मिली?
20। और जब मैंने 6वां पेन खरीदा तो मुझे कितनी उपयोगिता मिली बच्चों? ये मिली मुझे 15। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इससे रेखा। ये हमारी हुई मार्जिनल यूटिलिटी की रेखा। अब चलिए हम इससे रेखा खींचकर देखते हैं अपने संतुलन को। तो यहाँ पर जहाँ पर 20 रुपए कीमत बराबर हो गई थी 5वीं इकाई पर, हम उसे लेते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा कि OY अक्ष पर आपने क्या दर्शाया है। तो आपने दर्शाया है उपयोगिता को और साथ ही में दर्शाया है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को। तो ये जो बिंदु है बच्चों, जहाँ पर उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो गई, ये ई बिंदु ही उपभोक्ता का संतुलन है। चलिए इससे एक बिंदु पहले और एक बिंदु बाद की स्थिति का भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे इस बिंदु का अगर आप अध्ययन करें, ठीक, यहाँ पर क्या कंडीशन थी? यहाँ पर उसे उपयोगिता ज्यादा मिल रही थी और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या थी यहाँ पर? उसके लिए कम। और इस कंडीशन में बच्चों अगर मैं इसको लूं तो यहाँ पर मिलने वाली उपयोगिता उसको क्या हो गई? कम। और सीमांत, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? अधिक। मतलब दोनों ही कंडीशन में वो इक्वल या संतुलन की स्थिति में नहीं था। तो इस बिंदु पर भी उसे संतुलन नहीं मिल सकता, इस बिंदु पर भी उसे संतुलन नहीं मिल सकता। उसे संतुलन किस पे मिलेगा? ई बिंदु पर। और यहीं से मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि सीमांत उपयोगिता में संतुलन की एक महत्वपूर्ण शर्त होती है कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। ये होती है पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये होती है कि इसमें हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लेते हैं। अब वो बताइए कैसे हुआ? हमने पूरी उसकी जो कीमत थी 20 20 20 20 20 ही रखी ना। मतलब हमने उसकी सीमांत उपयोगिता को कितने में सिमट के रख दिया? 20 में। तो दोनों शर्तें पूरी हुई। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की उपयोगिता एक दूसरे के क्या हो जाए? बराबर। वो शर्त कहाँ पूरी हो रही है? ई बिंदु पर। और दूसरी शर्त क्या थी? कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होनी चाहिए स्थिर। जी हाँ, हमने स्थिर ही रखी। पूरा कीमत हमने कितना रखा? 20 20 20 ही। तो इस तरह दोनों शर्तों के साथ एक वस्तु की कंडीशन में उपभोक्ता आ गया है संतुलन की स्थिति में, जहां वस्तु की कीमत भी 20 रुपए है और उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता भी कितनी है? 20 रुपए। अब बहुत आराम से तालिका बनाइए, चित्र बनाइए और इसे तुरंत शो कर दीजिए। इसमें बहुत ज्यादा आपको स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको शर्तें लिखनी है जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर दी हुई हैं। अब आपसे बच्चों ये पूछा जाएगा कि एक वस्तु में अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तब क्या होगा। पहली कंडीशंस आपसे पूछी जाएगी, अगर एक ही वस्तु है, मतलब वस्तुओं की कीमतें एक समान है, तब क्या कंडीशन होगा। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा, जब वस्तुओं की कीमतें असमान हैं तब क्या कंडीशन होगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि उपभोग वस्तुओं की कीमतें एक समान होने पर क्या कंडीशन होगी। ठीक, कीमतें लिख लेते हैं ताकि भूले ना। कीमतें एक समान। अगर वस्तु की कीमतें एक समान हैं तो भी उपभोक्ता वस्तुओं को तब तक बदलता रहेगा जब तक उसे संतुलन ना मिल जाए। चलिए इसे भी मैं एक उदाहरण से बताती हूँ। जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक, और आपको खरीदनी है 1 1 रुपए की कई चॉकलेट। ठीक,
आप चॉकलेट खरीदने गए। पहले दिन आपको ऑरेंज कैंडी, मैंगो कैंडी जो भी पसंद थी, आपने पूरी 1 रुपए की दर से 10 कैंडी खरीदी। ऐसा करेंगे ना बच्चों आप? अब आप उससे खाकर थोड़े बोर हो गए, तो आप अपनी संतुष्टि को बढ़ाने के लिए आपने 5 मैंगो कैंडी खरीदी और 5 खरीद ली आपने उसी 1-1 रुपए वाली ऑरेंज कैंडी। तो आपने यहाँ पर कितनी वस्तुएं ले आए? दूसरी वस्तु ले आए, लेकिन दोनों की कीमत क्या है? एक समान। तो आपने बांट दिया कि 5 मैंगो और 5 ऑरेंज कैंडी मैं खाऊंगा। अब आप उससे भी बोर हो गए, तो और संतुलन करने के लिए आपने क्या किया कि अब आप इसी के जैसे आप 3 मैंगो कैंडी खा लेंगे, 3 ऑरेंज कैंडी खा लेंगे, और एक नए फ्लेवर की अगर खट्टी मीठी कैंडी है तो आप 4 खरीद लेंगे, न्यू फ्लेवर की कैंडी, नए तरह की कैंडी। तो आपके पास कुल 10 रुपए थे। पहले आप एक वस्तु पे खर्च कर रहे थे, फिर आपने वस्तु को प्रतिस्थापित किया, उसे 2 वस्तु पे खर्च कर दिया, और फिर आपने अधिकतम संतुष्टि के लिए वस्तु को प्रतिस्थापित किया और सब्स्टिट्यूट में 3 वस्तुएं खरीद ली। और पैसे कितने थे? 10 रुपए। 10 रुपए से ही आपने कितनी वस्तु खरीद ली? 3। लेकिन आप ये मान के चल रहे हैं कि इन तीनों ही कंडीशंस में MUX मतलब मिलने वाली उपयोगिता और उसकी कीमत मतलब जो 1 रुपए है वो MUM क्या है? बराबर। तो कोई आपसे पूछे कि अगर वस्तुओं की कीमतें एक जैसी होती हैं तब उपभोक्ता क्या करता है, तो आप बताओगे जब वस्तु की कीमतें एक समान होती हैं तब ही उपभोक्ता उसे प्रतिस्थापित करता है, और तब तक करता रहता है जब तक कि उसे अधिकतम संतुलन या संतुलन की स्थिति में वो ना आ जाए। जैसे 1 से 2, 2 से 3 वस्तुओं पे उतर आया, हो सकता है 4 वस्तुओं तक भी चला जाए, लेकिन शर्त पूरी होती है कि उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत की उपयोगिता दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर। अब आपसे थोड़ा कठिन सवाल पूछा जाएगा। वो कठिन सवाल होगा कि अगर कीमतें एक समान ना हो तब उपभोक्ता का संतुलन कैसा होगा? चलिए बच्चों, इसको भी देखते हैं। लेकिन अब एक वस्तु की कंडीशन नहीं रहेगी। वस्तुएं कितनी होंगी? अधिक, और 2 से अधिक वस्तुएं हो गई, और साथ ही में उनकी कीमत भी क्या हो गई? असमान। अधिक वस्तु और कीमतें कैसी हैं? असमान। तो चलिए इसको प्रूफ करके आपको बताती हूँ कि तब उपभोक्ता किस तरीके से संतुलन में आएगा। चलिए पहले हम ले लेते हैं वस्तुओं की इकाई को। ये हुई वस्तु की इकाई। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ X वस्तु को, यहाँ पे ले लेती हूँ Y वस्तु को। ठीक, यहाँ पे बच्चों आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं इस तालिका को 2 बार बनाऊंगी, इसलिए प्रयास कर रही हूँ कि छोटा छोटा ही लिखूं। 4, 5 और ये हो गया 6। ठीक, अब हम देख लेते हैं उन दोनों से मिलने वाली उपयोगिता को। तो ये हमारी X वस्तु की उपयोगिता बताएगा और ये हमारी Y वस्तु की उपयोगिता को बताएगा। चलिए X वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता 40, 4 कम कर लेते हैं 36, 4 कम 32, फिर 4 कम कर लेते हैं हो गया 28, फिर 4 कम कर लेते हैं हो गया 24, और फिर 4 कम कर लेते हैं हो गया 20। अब Y वस्तु को भी लेते हैं, तो इसमें थोड़ा संख्या बढ़ाकर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यों, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 48, और अब घटाऊंगी इसमें से 6, ये हो गया 42, और इसमें से घटाए तो ये आया 36, घटाए तो 30, घटाए तो 24, और फिर अगर घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 18। तो ये पहले समझ लीजिए कि वस्तुओं की कितनी कुल इकाइयां हैं? 6। X वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता क्या है? 40, 36, 32, 28, 24 और 20। और Y वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता क्या है? 48, 42, 36, 30, 24 और 18। ठीक,
अब आपसे कहा जाएगा कि x वस्तु की कीमत 2 रुपए और y वस्तु की कीमत होगी 3 रुपए। अब इस कंडीशन में उपभोक्ता के संतुलन को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए बच्चों आपको दिखाना होगा कि कैसे उपभोक्ता संतुलन में आएगा, और उसके लिए हमको अपनी इसी तालिका में थोड़ा सुधार करना होगा। यही बनाऊंगी मैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि सब चीजें कैसे आई हैं। और ये जो आप नई रेखा बनाओगे ना बच्चों, वो नया कॉलम जो बनाओगे वो कॉलम होगा अनुपात का, कि हम देखेंगे कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और वस्तु की जो ये कीमत है उनके बीच का अनुपात क्या है। और उनके बीच का अनुपात देखने के लिए बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है कि सीमांत उपयोगिता को आप वस्तु की कीमत px क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि x वस्तु के लिए निकाल रही हूँ। जब y वस्तु के लिए निकालूंगी तो क्या लिखूंगी py। और mux क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता को ले रही हूँ। तो समझ में आया mux बटे px क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं x वस्तु की सीमांत उपयोगिता को लिया है और इसमें मैं वस्तु की कीमत का क्या देने वाली हूँ, भाग। क्यों देने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे क्या जानना है, अनुपात। तो चलिए यहाँ पे हम इसको निकालेंगे और साथ ही में यहाँ पर हम निकालेंगे mu बटे py। ठीक, अब चलिए निकालते हैं। यहाँ पर 40 भागित डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, आएगा 20। अब 36 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड के चिन्ह से बहुत जगह लग रहा है इसलिए 36/2 और ये मेरा हो जाएगा 18, इसीलिए मैं करूँगी 32/2 और ये मेरा हो जाएगा 16। अब ये 28/2 मेरा हो जाएगा 14। कौन सी इकाई के लिए, आई थिंक चौथी इकाई के लिए। पांचवा करूँगी मैं 24/2 और मेरा आ जाएगा 12। और छठवीं इकाई के लिए निकालूंगी 20/2। 2 तो समझ रहे हो ना, वस्तु की कीमत है, तो कितना हो गया ये 10। ठीक, अब उसी तरह y वस्तु के लिए निकालते हैं। अब यहाँ पे y वस्तु की कीमत कितनी है बच्चों, 3 रुपए। तो 48/3 कितने बार में जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 और ये 6, 16। जी हाँ, उसके बाद 42/3 ये मेरा हो जाएगा 14। अगर मैं करूँ 36/3 तो ये मेरा हो जाएगा 12। 30/3 तो हो जाएगा 10। अब 24/3 तो हो जाएगा 8 और 18/3 उससे डिवाइड किए तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 6। अब मेरे को बताओ कि उपभोक्ता संतुलन की कंडीशन में कहाँ होगा। क्या ये बराबर है 20 और 16, 18, 16, अच्छा आया मैडम। और उसके साथ आप कहोगे क्या आया, 14। 14 किसके बराबर है, ये इसकी। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इसकी चौथी इकाई में आया है 14 और इसकी दूसरी इकाई में आया है 14। तो हम कह सकते हैं कि वो y वस्तु की 2 और x वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, 4। तब वो क्या आ जाएगा, संतुलन में। अब मेरे कई बच्चों के मन में आएगा कि मैडम यहाँ पे 16 और 16 भी तो बराबर हैं, तो आप इसको क्यों नहीं ले रही हैं। जी हाँ, बता दूं कि मैं क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ये x वस्तु के उपभोग करने की तीसरी इकाई में आया,
लेकिन ये जो है वो y वस्तु की किस में आया, पहली इकाई में। तो ऐसा हो सकता है क्या बच्चों कि आप किसी नई वस्तु का जब उपयोग कर रहे हैं तो एक ही बार उपयोग करके संतुष्टि की अवस्था में आ जाए? नहीं ना, आप चाहेंगे ना कि आप उसकी और इकाइयों का उपयोग करके देखें कि आपको संतुष्टि कैसी मिल रही है। एक बार खा के बंद, आपने कभी पिज्जा ट्राई किया तो एक बार खाया फिर बंद कर दिया क्या? नहीं ना। तो वही आपका व्यवहार इसे भी बनाता है कि चूंकि ये इसकी पहली इकाई में ही आ गया है तो मैं नहीं कहूंगी कि उपभोक्ता यहाँ पे संतुलन में है। अभी तो उसने ट्राई किया है, अभी हम आगे देखेंगे कि जब उसको वो उपयोग करता है तब वो किस कंडीशन में पहुंचता है। तो जब उसने दूसरी बार उपयोग किया तो हमको फिर से एक संतुलन मिल गया, क्या कि यहाँ पर उस 2 इकाई खाने पर उसे 14 के बराबर उपयोगिता मिली और यहाँ की 4 इकाई खाने पर उसको 14 के बराबर उपयोगिता मिली। तो इसीलिए मैं इस 14 को किस में दर्शाऊंगी, उपभोग के संतुलन में। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि हमको दूसरी वस्तु, अब और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैडम 12 में क्यों नहीं। भाई जो सबसे अधिकतम रहेगा, 12 तो 14 से कम हुआ ना, तो आप क्या कम में संतुष्ट होंगे? नहीं ना, आपको देखना है कि अधिकतम भी मिले और कम से कम उपभोग 1 से 2 बार हुआ हो। तो 1 से 2 बार उपभोग किस में हुआ, 14 में। 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कम, इसलिए हम 12 को भी नहीं लेंगे। अब इसी चीज को बच्चों एक बार हम चित्र में दर्शाएंगे और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको भी इसे दर्शाना पड़े चित्र में। थोड़ा चित्र हम बड़ा बनाएंगे, यहाँ पर लेंगे OX अक्ष पर x और y वस्तु की इकाई। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और जो हमने अनुपात निकाला था वो अधिकतम कहाँ तक गया था बच्चों, 16 तक। तो हम 2 के अंतर में उसे भी ले जाएंगे 16 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर 14 और ये हो जाएगा 16। एक और बढ़ा लेते हैं, ये होगा 18 और ये हमारा क्या हो गया, OY की कंडीशंस। अब दोनों वस्तुओं के लिए हमको रेखाएं खींचनी है। ठीक, तो दोनों वस्तुओं के लिए जब आप रेखाएं खींचेंगे तो अच्छा ये अधिकतम कितना था, 20 ना, ये 20 और ये हो गया y। तो पहले x वस्तु के लिए एक सीमांत उपयोगिता की रेखा खींचे, तो उसकी पहली जो x वस्तु की सीमांत इकाई थी उसके हिसाब से उपयोगिता कितनी मिली थी बच्चों, 20। दूसरी इकाई में कितनी मिली थी, 18। तीसरी इकाई में कितनी मिली थी, 16। चौथी इकाई में कितनी मिली थी, 14। और पांचवी इकाई में कितनी मिली थी, 12। और छठवीं इकाई में कितनी मिली थी बच्चों, छठवीं इकाई में ये मिली थी 10। तो आप इससे मिलाते हुए एक बिंदु पथ बना लेंगे। ये आपकी कौन सी वस्तु का बिंदु पथ हुआ, x वस्तु के लिए। ठीक, अब हम y वस्तु के लिए बनाते हैं। तो y वस्तु के लिए पहली इकाई में हमको जो अनुपात मिला था बच्चों वो कितना था, 16। दूसरा 14 मिला था हमें, तीसरा 12, चौथा हमें मिला था 10, पांचवा हमें मिला था 8 और छठवां हमें मिला था 6। तो एक रेखा हम इससे भी मिलती हुई बना लें। ठीक, अब संतुलन की कंडीशन में कहाँ पर आएगा उपभोक्ता, तो वो आएगा इस कंडीशन से। और इकाई, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना होगा वो संतुलन की कंडीशन में आया। x वस्तु की कौन सी इकाई है यहाँ पर, चौथी इकाई। और अगर मैं y वस्तु की लूँ तो y वस्तु की कौन सी इकाई है बच्चों, ये है दूसरी इकाई। ठीक, यहाँ पर उपभोक्ता को क्या मिल गया, ई बिंदु,
जिसको हम कहेंगे संतुलन का बिंदु। और हमने 14 को ही क्यों लिया है? कारण अधिकतम होना चाहिए, एक से अधिक बार उपभोग होना चाहिए। अब आप इस चित्र में बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि अगर इस चित्र के इस बिंदु को 16 को सेलेक्ट किया जाता है तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होगी? अधिक। जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? कम। तो इस कंडीशन में भी उपभोक्ता को क्या होगा? हानि। ठीक। इससे नीचे में जाएंगे तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? बढ़ जाएगी, लेकिन वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? कम। तो हम इस कंडीशन में भी नहीं जाएंगे, इस कंडीशन में भी नहीं जाएंगे, हम संतुलन लेंगे 14 की कंडीशन में। तो बच्चों, अगर इसे सूत्र के रूप में आपको दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे? MUX जब बराबर हो जाए, यहाँ पर आएगा PX उसकी कीमत। MUX मतलब उसकी उपयोगिता और कीमत का अनुपात जब बराबर हो जाए Y वस्तु की उपयोगिता और उसकी कीमत से, तो उपभोक्ता किस में आ जाता है? संतुलन की स्थिति में। तो आप इस रेखा को चाहें तो थोड़ा और आगे बढ़ाकर इस चित्र को कर सकते हैं कंप्लीट, और यहाँ पे बता सकते हैं कि वो किस कंडीशन में है? ई बिंदु पर संतुलन की कंडीशन में। इससे नीचे भी संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी, और इससे ऊपर भी संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस संतुलन को बताते हैं। समीकरण में क्या हो जाता है? MUX बटे PX अगर बराबर हो जाए MUY बटे Y। अभी MUX और Y को तो एकदम मेरे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा। सीमांत उपयोगिता X की, X वस्तु की कीमत, ये है सीमांत उपयोगिता Y की, और ये है Y वस्तु की कीमत। ये तो हो गया। अब जब बोर्ड आपसे जानना चाहता है कि आप कंडीशन को अच्छी तरह समझे हैं या नहीं, तो इसी क्वेश्चन को बच्चों वो आपको थोड़ा सा और ट्विस्ट करके बता देता है। कैसे? वो आपसे कंडीशंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ मिटा रही हूँ। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा ये देखने के लिए कि आप चीज़ों को समझे हैं या नहीं, वो इस तरीके से आएगा। पहला क्वेश्चन, MUX by PX अगर ज़्यादा हो MUY बटे PY से तो क्या होगा? लिखा होगा क्या होगा, और इसको दे देगा वो 3 नंबर में। मेरे बच्चे तुरंत बोलेंगे अरे X से ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, तो ठीक है हम X की ही ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करेंगे। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि अगर X ज़्यादा हुआ, उसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा हुई, तो किसका उपभोग हो रहा है? X का ज़्यादा उपभोग हो रहा है। सिंपल आंसर। दूसरा आपसे पूछेगा अगर MUX बटे PX कम है लेकिन MUY बटे PY अधिक है, तो क्या होगा? सीधी सी बात, कुछ नहीं करेंगे, हम Y वस्तु की अधिक उपयोग करेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उससे मिलने वाली हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है? अधिक। तो देखिए आप, इसको कितना कठिन रूप से आपसे पूछा जाएगा और कितना सरल है ये, कि जो ज़्यादा होगा उपभोक्ता का व्यवहार ही है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, वो उसका अधिक उपयोग करेगा। लेकिन वो संतुलन में तभी आएगा जब दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं और वस्तु की कीमत का अनुपात एक दूसरे के हो जाए बराबर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नया देखते हैं। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। अब बच्चों, जैसा मैंने कहा कि उदासीनता वक्र की सहायता से हम समझेंगे उपभोक्ता के संतुलन को। तो आपको पहले याद कर लेनी है इसकी शर्तें। इसकी पहली शर्त कहती है कि बजट रेखा स्पर्श करे उदासीनता वक्र को। ठीक है, आपने देख लिया कि वो क्या चाहते हैं कि बजट रेखा ऐसे कर्व को टच करनी चाहिए। दूसरा वो शर्त देते हैं कि ये
उपभोक्ता तभी संतुलन में आएगा जब MRS, जिसको हम उदासीनता वक्र के वीडियो में अच्छी तरह समझ चुके हैं, वो घटती हुई होनी चाहिए। वो घटती हुई होगी तो वक्र कैसा होगा बच्चों? रिकॉल कीजिए, मैंने क्या बताया था? तब वक्र कैसा होगा? कॉन्वेक्स। तो मतलब वो चाहते हैं कि आप इस चीज को ध्यान दें कि MRS घटती हुई हो, वक्र कैसा हो? उन्नतोदर, कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो चलिए हम इस संतुलन को बता देते हैं। ये हमारी रही बजट रेखा, जिसको मैंने नाम दिया है AB का। एक हम बनाएंगे IC कर्व, इसको टच कराते हुए। ये हमारा IC कर्व, और ये दोनों जहाँ पर टच कर रहे हैं वहाँ पर मिल जाएगा उपभोक्ता का संतुलन, जिस संतुलन को हम किससे दर्शाएंगे? E बिंदु से इस संतुलन को हम दर्शा लेंगे। और यहाँ पर अगर मुझे दिखानी हो तो X वस्तु की कितनी मात्रा है बच्चों? OQ। और अगर मुझे दर्शाना हो तो Y वस्तु की कितनी मात्रा है? OY, या आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता क्या हो जाएगा? संतुलन की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर संतुलन की सभी शर्तें पूरी हो रही हैं। अगर मैं इसके नीचे IC या इसके ऊपर IC खींचूं तो उपभोक्ता क्या संतुलन में होगा? नहीं, क्योंकि पहली शर्त जो है कि बजट रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए, वो शर्त भी पूरी नहीं होगी। ठीक, अब मान लेते हैं बच्चों कि कभी ऐसा भी होगा कि बजट रेखा पे अलग अलग IC कर्व बने। बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं बच्चों? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हर एक IC कर्व का MRS या सीमांत प्रतिस्थापन दर बिल्कुल अलग अलग होता है। तो जब जब वस्तुओं का संयोग बनाएगा उपभोक्ता, हो सकता है कि अलग अलग IC कर्व भी मिल जाएं। तो ये संतुलन को तो आप लिख ही लीजिए, लेकिन आपको थोड़ा और समझाने के लिए मैं उस कंडीशन को भी आपको बताऊंगी कि अगर अलग अलग कर्व बने और वो टच भी करे तब उपभोक्ता का संतुलन कहाँ मिलेगा। इतना जीनियस कि कोई संतुलन पूछे तो मेरे बच्चे बोलें कि इधर से बताएं कि उधर से, और पूरा उसे एक्सप्लेन कर सकें। यह आपको ऐसा ही बनाना मेरा उद्देश्य है। तो चलिए, इसे अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं अब बताऊंगी आपको कि अगर एक ही बजट रेखा वही रखते हैं, उस पर IC कर्व अलग अलग हो। जैसे एक IC कर्व मैं बना रही हूँ ऐसे, ठीक भाई, दो वस्तु चावल दाल का ये IC कर्व है, उसके नीचे हो सकता है कपड़े और किताबों का IC कर्व हो। तो एक ये बना रही हूँ, ये हो गया मेरा दूसरा। देखते जाइए, सब टच कर रहा है। अब चलिए एक और मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे IC कर्व, ये थर्ड। तो पहले मैं लिख दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। IC1 किसको बता रहा है? अपने मन से आप कोई भी दो वस्तु मान लीजिएगा। ये IC2 अब किन्हीं दो वस्तुओं के संयोग को बता रहा है या दो से अधिक। और ये क्या है? IC3। अब आपसे कोई पूछ दे कि अब कहाँ होगा उपभोक्ता का संतुलन, तो आप पहले वाले चित्र के हिसाब से बहुत आराम से कह देंगे बच्चों कि उपभोक्ता का संतुलन होगा यहाँ। ठीक, अब मेरे को ये बताइए, ये तो आपने बिल्कुल सही बता दिया क्योंकि शर्तें पूरी हो गई कि बजट रेखा उदासीनता वक्र को क्या कर रही है? टच। MRS कैसी है यहाँ पर? घटती हुई। तो फिर मुझे ये बताइए कि K बिंदु, या मैं इसको K का नाम दूं, तो इस K बिंदु पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी तो उदासीनता वक्र टच कर रहा है बजट रेखा को। फिर यहाँ पर संतुलन क्यों नहीं मिला? क्यों संतुलन वहीं पर मिला? अब समझिए क्यों नहीं मिला। आपके सामने आंसर है और आप आंसर सुनकर कह पड़ेंगे ये तो पता था। यहाँ पर बच्चों संतुलन मिला क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो गई। और यहाँ पर संतुलन में आने के बाद आगे कोई गुंजाइश रही क्या कि ये यहाँ से टच हो जाएगा? नहीं ना, कोई गुंजाइश नहीं रही।
तो इसलिए हमने मान लिया कि ई बिंदु पर हमको संतुलन मिल गया। लेकिन जब आप इस कंडीशंस को देखेंगे तो इस कंडीशन में ये रेखा यहाँ आके, ये आईसी कर्व यहाँ आके टच किया और यहाँ से फिर से एक नया आईसी कर्व जो शुरू हो रहा है तो वो यहाँ आके टच कर रहा है। मतलब एक और चांस है ना संतुलन का, या हमको संतुष्टि मिलने का एक और चांस है ना। तो जब आपको संतुष्टि मिलने का एक और चांस हो तो क्या आप संतुलन में आ जाएंगे? नहीं। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉल पे छक्का लग गया तो बस कहते हैं बस हो गया हो गया हो गया, अब मैं नहीं खेलूंगा, छक्का मार लिया। ऐसा तो नहीं होता। आप फिर नेक्स्ट 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 बॉल खेलना चाहते हैं ताकि आपको अधिक संतुष्टि मिले। तो के बिंदु भी आपके उस छक्के के जैसा ही है कि आप यहाँ पर छक्का मार लिए, अब आपको फिर नया आईसी कर्व मिल रहा है, मतलब आप और अधिक संतुष्टि चाह रहे हैं। इसलिए के बिंदु पर आपको संतुष्टि या आपको संतुलन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक नए संतुलन की तलाश में निकल जाएंगे। जबकि इस आईसी कर्व में आप जब एक बार ई बिंदु पर संतुलन में आएंगे तो अब आप इससे आगे जाने पर संतुलन की स्थिति में नहीं आ सकते। इसीलिए आईसी स्थिर संतुलन है, स्थायी। और आप यही उत्तर याद रखिएगा कि वही संतुलन उपभोक्ता का संतुलन होता है जो स्थिर हो, जिसमें आगे बढ़ने का चांस ना हो। लेकिन अगर आगे बढ़ने के चांस हो रहे हैं तो वो संतुलन स्थायी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि एक ही वीडियो में आपको मैं उपभोक्ता के संतुलन को समझाऊंगी, तो मैंने समझाया एक वस्तु, दो वस्तु और उदासीनता वक्र की सहायता से। तो अब बच्चों आपको, अगर मैं इसका समीकरण तो बताना ही भूल गई, MRS = PX/PY, ये इसका छोटा सा समीकरण जो आपको याद रखना है। ठीक, अब बच्चों मैं यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए आपको पूरे ही एक वस्तु की स्थिति में, दो वस्तु की स्थिति में, अगर वस्तुओं की कीमत एक समान हो तो उसी स्थिति में, अगर वस्तुओं की कीमतें असमान हो तो उसी स्थिति में, इस तरह से मैं हर एक का बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए, उसे नोट कीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आपके जेब में 30 रुपये हों और आप दुकान में कहें एक नमकीन का पैकेट दे दो, एक चॉकलेट दे दो, एक बिस्किट का पैकेट दे दो, तो आप समझ लें कि आप वहाँ पर किस कंडीशन में आ गए? संतुलन के। क्योंकि समान कीमत होने पर आपने कितनी वस्तुएं खरीद ली? 3। तो बच्चों इसी तरह इकोनॉमिक्स को आप अपने जीवन में जोड़कर देखिए, और जब आप जीवन में जोड़कर देखेंगे हर जगह इकोनॉमिक्स ही नजर आएगा। अब कितना सरल है आईसी कर्व के साथ उपभोक्ता के संतुलन को बताना। तो क्यों ना आप राह चलते भी अगर हाथ में एक डंडा हो तो उससे आराम से जमीन पे खींचकर आईसी कर्व को बजट रेखा से टच करा के किसी को भी बोले ये है उपभोक्ता का संतुलन। जब आप इकोनॉमिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन हो या 4 नंबर का, कोई क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। हर चीज को सरल करके पढ़िए, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इकोनॉमिक्स एकदम सरल करके बताना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स का हर बच्चा खुद को देश का सिपाही समझे, इकोनॉमी को समझे, इकोनॉमिक्स को समझे और अपने लाइफ के डिसीजन अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले लें। इसी के साथ मैंने यहाँ पर बोर्ड के क्वेश्चंस भी दिए हैं और हर एक क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए। किसी में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूरत पड़ा तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी बना दूंगी। याद रखिए बच्चों, पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है। चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो।